नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सागर यादव को मैथ्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी यहाँ मस्त हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है, जैसा आप देख रहे हैं, लाइव मॉक टेस्ट का हम एनालिसिस करेंगे। और ये क्लास दोस्तों आपके लिए अच्छी साबित होंगी आगे आने वाले एसएससी के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो दोस्तों बेसिक से हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराएंगे और बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक बेसिक कॉन्सेप्ट वाइज करवाएंगे। ठीक है, तो शुरू से लेके दोस्तों लास्ट तक आप जुड़े रहिए और पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इतने नए हैं आप तो। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरा दोस्तों आप पढ़ो और एक बार आप ट्राई करिए इसको। ये दोस्तों फेज 13 में इस बार एसएससी ने पूछा था क्वेश्चन। ठीक, निम्नलिखित अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन को आप मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या होता है मोड का मतलब? क्या होता है दोस्तों, पहले तो आप ये बताएंगे। मोड की यदि हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा आपको 25 मोड, मैंने कहा 25 मोड 7, यदि ये पूछा आपसे बताओ कि क्या होता है इसका मतलब 25 मोड 7 का। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि 25 को यदि आप 7 से डिवाइड लगाओ तो रिमाइंडर क्या होगा आपका, तो 7 त्रिक 21, बचेगा कितना 4। तो ये आपका आंसर होगा दोस्तों। अब सेम टू सेम इसी प्रकार इस क्वेश्चन को आपको करना है। देखो अब दोस्तों इस क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में देखो बेसिक कैलकुलेशन करो बॉडमास रूल से। 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा, माइनस इसके बाद दोस्तों डिवाइड लगता है तो 4 मल्टीप्लाई 5 और इसके डिवाइड में 4 होगा, -28 मोड 17। तो ये 4 से 4 कटेगा, 28 और 5 होगा माइनस के 33। 25 में से 33 माइनस करेंगे तो माइनस का 8 होगा, -8 मोड 17। तो जो भी मोड के अंदर निगेटिव नंबर आएगा दोस्तों, तो ये जब मोड से बाहर आएगा तो 8 प्लस में आ जाएगा और डिवाइड में 17 करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। और 8 दोस्तों 17 से छोटा नंबर है, इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो 8 होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब कमेंट करिए दोस्तों आपको समझ में आया क्या। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को बनाओ दोस्तों, फाइंड द वेरिएंस ऑफ डेटा। इस डेटा का वेरिएंस क्या होगा? अभी देखो पेपर में नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, मीन मोड मीडियन मोड वगैरह सारे। ठीक है, और वेरिएंस इसमें एक दोस्तों एक क्वेश्चन होता है वेरिएंस वाला। ठीक है, तो वेरिएंस का क्या मतलब होता है ये चीज मैं आपको समझाता हूं। वेरिएंस का दोस्तों फार्मूला होता है वेरिएंस बराबर होगा, ठीक, वेरिएंस से बराबर, वेरिएंस को दोस्तों इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होगा सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। अब इसका क्या मतलब होता है एक्स आई का मतलब? इसका मतलब होता है दोस्तों इंटीजर कितने आपके पास यहाँ पे वैल्यू दिए। ठीक, और इसका मतलब होता है मीन, इनका माध्य बताओ क्या है। और ये एन का मतलब होगा टोटल नंबर जितने भी आपको दिए है। तो सबसे पहले इन दोनों को डिफरेंस लेंगे दोस्तों, तो ये होगा आपके अंदर डेविएशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे कि एक्स एक्स बार मतलब एक्स मीन निकाल लेते हैं, माध्य क्या है। तो कितने नंबर है आपके पास में? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 नंबर है। 9 में 9 जोड़ेंगे 18 होगा, 18 और 9 ये हो जाएगा आपके पास 27, 27 और ये 8 हो जाएंगे 35, 35 आएगा। 7 से कटेगा दोस्तों यहाँ पे 5, तो मीन आ गया इस नंबरों का 5। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों हम डेविएशन पता करेंगे और उसके स्क्वायर करके सम करेंगे। 5 से 2 कितना कम है? तो आप कहेंगे सर 3 कम है। ठीक, 5 माइनस 2 तो ये 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। इसी प्रकार 5 से ये 5 से कितना ज्यादा है ये 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। इसी प्रकार 5 से ये 9 फिर 16 आ जाएगा ये। ठीक, 4 का स्क्वायर। 5 से ये 3, 2 का में 2 का स्क्वायर होगा दोस्तों ये 4। और इसी प्रकार 5 से ये 3, 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा ये 4। ठीक, यहाँ पर कितना आपके पास में 5 से 5 ये 0 हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये 0 होगा। ठीक, और इसी प्रकार दोस्तों देखो 5 से 3 कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। और 5 से ये 1 कम है 1 का स्क्वायर होगा 1। और टोटल नंबर आपके पास में कितने दिए 7, ये 7 होगा। 16 और 16 32 होगा, 32 और 8 40 होगा, 40 और 10 50 होगा। 50 में आप यदि 7 से डिवाइड लगाएंगे 7 7 उन्हें 50 हो जाएगा, 1/7 मतलब 14, 7.14, 7.14 दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया। कमेंट करिए दोस्तों और ये बताइए कि क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को करते हुए चलना है। ये दोस्तों ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, सेक्शन फार्मूला बेस्ड। 2 प्रकार का क्वेश्चन आता है, एक तो एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला, एक तो इंटरनल सेक्शन फार्मूला। अब इस क्वेश्चन को आप एक मिनट ट्राई करिए, इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
वह पॉइंट ज्ञात कीजिए जो P-17 और Q4-3 के लाइन सेगमेंटों को 2:3 में डिवाइड करता है। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप जरा बनाएंगे, कोशिश करो जरा, और कैसे आप करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस लाइन सेगमेंट जो फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला, इस चीज को आप समझते हैं। ये लाइन है और ये जो है दोस्तों एक पॉइंट है आपके पास में, ठीक, और ये P पॉइंट है और ये होगा Q पॉइंट। यहां से यहां तक ये M1 में बटेगा और यहां से यहां तक ये M2 में बटेगा, और यहां पर एक पॉइंट मैं मान लेता हूँ PQ, इसको हम R मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा X और Y। आपको X और Y का मान पता करना है। ठीक है, तो P का वैल्यू आपको दिया है X1 Y1, X1 Y1 कितना दिया है -1 7, तो ये हो जाएगा X1, ये होगा Y1। सेम इसी प्रकार दोस्तों Q का वैल्यू आपको दिया है 4 - 3, इसको बोलेंगे हम X2, ये होगा Y2। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, X का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइड में M1 प्लस M2, ठीक, X का वैल्यू। इसी प्रकार Y का वैल्यू निकालेंगे हम M1 Y2 प्लस M2 Y1 और डिवाइड में हो जाएगा M1 प्लस M2। ये आपको दो इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो M1 कितना है आपके पास में, तो ये 2:3 में बांटती है। 2 का वैल्यू अगर ये 3, 2 और 3, M1 2 आ गया, M2 3 आ गया। तो वैल्यू रखते चलो दोस्तों। M1 आपके पास में 2 है, X2 आपके पास में 4 है, तो 2 × 4 करेंगे, यहाँ पे 2 × 4 करेंगे। इसी प्रकार M2 3 है आपके पास, और X1 आपके पास में -1 है। इसी प्रकार दोस्तों दोनों को प्लस करेंगे, M1 प्लस M2, 3 और 2 कितना होगा आपके पास में 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 होगा और -3 होगा। तो 8 में से यदि -3 घटाएंगे तो 5 बचेगा, ठीक है। 5 में 5 का डिवाइड लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 आएगा दोस्तों। तो ये दो आंसर आपके नहीं हो सकते, एक ये और एक आंसर नहीं हो सकता। अब बचे आपके दो आंसर C और D नंबर। अब इसमें चेक करना है y कितना होगा। M1 आपको 2 दिया है, Y2 आपके पास में -3 है, प्लस M2 आपके पास में 3 है, Y1 आपके पास में 7 है, और डिवाइड में हो जाएगा दोस्तों 5। ये होगा 3 दूनी 6 -6 और 7 3 21 हो जाएगा। डिवाइड में दोस्तों ये 5, 21 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा आपके पास 15, और 15 में यदि आप 5 से डिवाइड लगाते हैं तो प्लस का 3 आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, 1 + 3, तो ये D नंबर का होगा। ठीक है, तो ये जो सेक्शन फार्मूला है आपको, इंटरनल सेक्शन फार्मूला, ये आपको याद रखना है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेपर में। ठीक है, तो एक बार कमेंट कर दो और बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या आपको। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए। ठीक है, चलो इसको नोट कर लीजिएगा आप, बढ़ते हम आगे। चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करो एक बार और फिर हम बढ़ते आगे। राम एक पंखा खरीदता है, उसे 8% के डिस्काउंट मिलता है। यदि वो 3 पंखे खरीदता है, पहला 6%, दूसरा 10%, तीसरा 12%, ये 3 अलग अलग डिस्काउंट मिलते हैं, और 3 पंखों के लिए वो 6,800 रुपये पे करता है। तो प्रत्येक पंखे का MRP क्या है, डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों MRP पे। तो प्रत्येक पंखे का MRP मैं मान लेता हूँ 100 रुपये, ठीक, 100 रुपये, और 100 रुपये, और तीनों पे वो अलग अलग डिस्काउंट मिल रहा है उसको। पहले पंखे पर 6%, तो कितने में बेचेगा इसको, 6% का डिस्काउंट है तो ये 94 होगा। और दूसरे पंखे की बात करते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिलता है, तो 100 रुपये पर 10% डिस्काउंट तो 90 रुपये में खरीदेगा, और तीसरे पर 12% का तो ये 88 में खरीदेगा। ये बात आपको समझ में आया। कहने का मतलब है राम इतने में उनको खरीदेगा, मतलब इतना पैसा पे करेगा। ठीक, सबको प्लस कर दीजिए तो टोटल SP जो कि राम का CP होगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये 2 इधर शिफ्ट कर दो तो ये 90 हो जाएंगे, 90 90 90, तो 9 3 27, तो ये 270 हो जाएगा। ठीक, अब 2 बचेगा तो 272 हो जाएगा, टोटल 272 हो जाएगा। 272 का मान होगा दोस्तों 6,800। अब आपको पता करना है MRP क्या है, तो हर पंखे का MRP 100 होगा। तो 272 का मान यदि 6,800 है तो एक का मान क्या होगा, 6,800 डिवाइड बाय 272, और मल्टीप्लाई में कर दो दोस्तों 100। बात आ गया समझ में। या तो इसको आप डिजिट सम से सॉल्व कर लो, या तो बेसिक से कर लो। ठीक है,
4 से काट दो इसको, 4 से कटेगा 4 छंगे 24, 4 आठे 32, 4 से काट दो इसको 25 बार, 68 से कटेगा दोस्तों ये 100 बार, और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 2500 आएगा। हर पंखे का एमआरपी कितना होगा? 2500 रुपए। ठीक है, बताओ भाई यहां तक कि किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो उस पर बात करते हैं, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है और पेपर इसको बार बार पूछ रहा है। ठीक, चलो चलो ये क्वेश्चन करो दोस्तों ट्राई, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन आपका लाइव मॉक टेस्ट में था, अब इसको आप कैसा करेंगे सॉल्व, बनाओ जरा क्वेश्चन को। एक सेलर 3000 रुपए से कम की बिक्री पर 12% डिस्काउंट देता है और सभी वस्तु की कुल बिक्री पर, यदि सभी वस्तु की कुल बिक्री 3000 रुपए से अधिक हो जाती है तो 15% का डिस्काउंट देता है। आनंद एक शर्ट जिसकी लागत 900 रुपए है वो 9% लाभ पर बेचता है, और एक जैकेट जिसकी लागत 1900 रुपए है उसको 6% लाभ पर बेचता है। तो आनंद को बिल पे करते समय कितनी राशि पे करना पड़ेगा? आप समझो, पहली बात तो एक शर्ट है जिसकी लागत कितनी जरा बताओ आप यहाँ पे, 900 रुपए। तो 900 रुपए जो लागत है उसको बेचेगा 9% लाभ पर, मतलब कितने में बेचेगा? तो 9% का जब लाभ होगा तो 109 लिखेंगे आप इसको। ठीक है, इतने रुपए में बेचेगा। 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस लॉस, ये चलता है। तो एसपी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो इससे कट जाएगा। तो 9981 थी, 981 रुपए होगा। इसका मतलब 900 रुपए की जो शर्ट है वो 981 रुपए में बेचेगा। ठीक, पहली बात। ठीक, पहला सेलिंग प्राइस। दूसरा सेलिंग प्राइस उसका क्या है? यदि 1900 रुपए की कोई जैकेट है तो उसको 6% लाभ पर बेचेगा। तो 1900 रुपए को 6% का लाभ पे, मतलब 106/100 हो जाएगा ये। ठीक, 19 का दो मल्टीप्लाई करें, 19 छंगे 114 हो जाएगा। तो इसके 14 लिखेंगे, फिर एक होगा 19 का 19, 19 और 1 20, तो 2014 रुपए आ गया। पहली को उसने 981 में बेचा, दूसरे को 2014 में बेचा। ठीक, अब टोटल दोस्तों कितना एसपी बन रहा है उसको जरा दोनों को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 5, 9 और ये 29, 2995 रुपए। अब 2995 ऊपर की लाइन में क्या बोला है? 3000 से कम की बिक्री होंगी तो 12% डिस्काउंट देगा। तो ये 3000 रुपए से कम की बिक्री है तो इस पर 12% का डिस्काउंट देगा। तो 2995 रुपए है तो इस पर और डिस्काउंट देगा 12% का। 12% मतलब 88% में बेचेगा। बोलो ये बात समझ में आ गया आपको यहाँ तक? ठीक है, अब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करेंगे। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे डिजिट सम का यूज करते हैं। ठीक, जिससे आपका समय बचेगा। तो डिजिट सम क्या होता है दोस्तों, इसको थोड़ा आपको जानना पड़ेगा। ठीक, डिजिट सम ऐसा होता है कि सभी डिजिट को आपको जोड़ते हुए चलना है और एक सिंगल डिजिट में उसको लाना है। तो ये 9 का कोई मतलब नहीं होता है डिजिट सम में। ठीक है, किसी नंबर में 9 ऐड कर दो या हटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिजिट सम में। 5 और 2 कितना होगा? 7। 8 और 8 होता है दोस्तों 16, 16 का डीएस कितना होगा? 7। ठीक, और 7 का 7 में गुना करेंगे 49, 9 हटा दो, डिजिट सम में 4 आ रहा है। एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करो दोस्तों जिसका डिजिट सम आपका 4 आता हो। ठीक है, अब जहां पे 9 बनेगा मैं उसको हटाते जाऊंगा। 5 में से 4 घटाओ, 5 और 4 9 हट जाएगा। 6 और 6 कितना होगा? 12। 12 में 2 जोड़ेंगे 14। 14 का डीएस 4 और 1 5। ये आंसर नहीं होगा आपका, आपको चाहिए डिजिट सम 4। ठीक, ये 9 हटा दो, 6 और 3 9 हटा दो, 5 और 2 7, ये भी आंसर नहीं होगा आपका। 5 और 4 9 हटा दो 3, तो ये 3 भी नहीं होगा आपका। ठीक, 6 और 3 कितना होगा? 9 और 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 आ गया। 13 का डीएस 3 और 1 4, एक करेक्ट आंसर आ गया दोस्तों आपका। ठीक, बाकी आप खुद से करेंगे तो आपका कैलकुलेशन और फास्ट होगा, ये हमने ऑप्शन से आपको बताया। ठीक, इस प्रकार दोस्तों आपको डिजिट सम का अप्लाई करते हुए चलना है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों और बढ़ता हूं फिर मैं आगे। ठीक है, चलो भैया अब इस क्वेश्चन को बनाओ जरा। वीवीआई, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछता है। ठीक है, हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन पे क्वेश्चन आता है जो कि प्रिज्म और पिरामिड मेंसुरेशन का 2D पार्ट है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत सारी चीजें इसमें। करो जरा क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोला क्या दोस्तों, एक बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज अ रेगुलर हेक्सागोन दैट हैज साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, इट्स हाइट इज 12√3। क्या मतलब होता है? एक प्रिज्म का आधार एक रेगुलर हेक्सागोन है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है और प्रिज्म की ऊंचाई 12√3 है। तो प्रिज्म का आयतन बताओ। प्रिज्म होता क्या है दोस्तों, ये बात को मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, प्रिज्म होता क्या है?
प्रिज्म, जैसे दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे एक हेक्सागोन की। हेक्सागोन क्या होता है? हेक्सागोन एक ऐसा डायग्राम होता है दोस्तों, हेक्सागोन जिसकी 6 भुजाएं होंगी और रेगुलर होंगी, मतलब 6 की 6 भुजा कैसी होंगी? बराबर, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक, सेम साइड दोस्तों, सेम एंगल ऐसे होंगे। ठीक, मतलब एक प्रकार का ये क्या बनेगा आपके पास में, एक डिब्बा समझ लो आप, लेकिन सबकी साइड होंगी और सभी साइड बराबर होंगी, ऊपर भी और नीचे भी। बेस और टॉप दोनों का बराबर होगा। और एक दोस्तों हाइट होंगी इसकी, तो इसको हम बोलते हैं प्रिज्म। ठीक, और एक ऐसा प्रिज्म है जिसका जो बेस होगा रेगुलर हेक्सागोन होगा। ठीक, तो जब बेस रेगुलर हेक्सागोन होगा तो टॉप भी रेगुलर हेक्सागोन होगा। तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है? तो किसी भी 3D डायग्राम के यदि आयतन की हम बात करते हैं मेरे भाई, तो आयतन क्या होता है? बेस एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट, ये फार्मूला होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक, अब बेस एरिया, तो बेस कैसा है? एक हेक्सागोन। अब हेक्सागोन की यदि बात करते हैं मेरे भाई, तो हेक्सागोन में क्या होता है? देखो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 होंगे ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6, सॉरी 1 मिनट, तो ये बनेगा आपके हाथ में हेक्सागोन। 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट यार, रेगुलर हेक्सागोन। एक दो तीन चार पांच और ये 6, 6 साइड होंगी। और एक इसका पॉइंट, सेंटर पॉइंट है, यहां से यदि आप ऐसी लाइन खींचते तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है दोस्तों √3/4 ए का स्क्वायर, ये एक का होता है। तो 6 का यदि हम बात करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो ऐसा। ठीक, तो ये बेस एरिया हो गया, √3 ए का स्क्वायर बटे 4 और इंटू हो जाएगा हाइट। ठीक, ये हो जाएगा आयतन, √3/4 ए का स्क्वायर। साइड कितना दिया है आपको जरा बताओ? ऊंचाई दी है 12√3 और एक लंब प्रिज्म का आधार जिसकी भुजा कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 का स्क्वायर होगा दोस्तों 16 और हाइट कितना है आपके पास में? 12√3। ठीक, ये होगा, 4 से कटेगा दोस्तों 4 3 12 और √3 का √3 में गुना करेंगे, 16 3 48 होगा, √3 का √3 में गुना करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। और 48 3 कितना होगा दोस्तों? ये तो 48 3 होगा 144। ठीक है, प्रिज्म की हाइट 12√3 √3, सॉरी 6 का मल्टीप्लाई दोस्तों इसमें और करो, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 होता है। तो 6 का मल्टीप्लाई करो, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके 24 होगा, 84 और 1 86, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका होगा एक प्रिज्म का आयतन। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार और समझ लो, आयतन होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ठीक, एक हेक्सागोन है बेस, तो इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा √3/4 ए का स्क्वायर इंटू हाइट। अब यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो पूरा हेक्सागोन बन जाएगा। ठीक, तो वैसे ही आपने यहाँ पर √3/4 ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 12 √3 हाइट रखा और मल्टीप्लाई 6 का इसलिए किया कि हेक्सागोन है। कैलकुलेशन लगाएंगे दोस्तों 864 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। एक क्वेश्चन करो दोस्त, बनाओ जरा इस क्वेश्चन को। 4,000 रुपए एक वर्ष के लिए 5% पर दिए जाते हैं जो कि हाफ ईयरली संयोजित होता है, और 2,000 रुपए एक वर्ष के लिए 40% पर जब तक क्वार्टरली होता है। तो प्राप्त कुल ब्याज बताओ निकटतम कितना है? आपको लगभग में बोला है, इसका आंसर आप दोस्तों करो जल्दी से, बनाओ क्या आएगा इसका आंसर। 4,000 रुपए एक वर्ष के लिए 5% ब्याज दर पे देंगे आप, और ब्याज हाफ ईयरली है। ठीक, तो दोस्तों हाफ ईयरली की बात करते हैं, देखो एक साल में कितने महीने होंगे? 12 महीने। और हाफ ईयरली की बात करेंगे तो 2 हाफ होंगे 6 महीने के। ठीक, एक 6 महीने का ये होगा, दूसरा 6 महीने का ये होगा, और आपके पास में 4,000 रुपए दिए हुए हैं। इस पर आपको बोला कितना ब्याज है। ठीक, रेट परसेंट को दोस्तों आधा कर देते, आप ये बात जानते होंगे। ठीक है, रेट परसेंट को आप आधा कर देते, तो 5% आधा कितना होगा? 2.5%, और यहाँ भी होगा 2.5%, ये होगा रेट का आधा। तो आप जरा समझेंगे, 2.5% और 2.5%, ये 2 बार का नेट इफेक्टिव रेट कितना होता है? नेट इफेक्टिव रेट दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 बार का होगा, A + B और AB/100।
ये हो जाएगा। बोले ये बात समझ में आया आपको? इससे निकलेगा तो 2.5% और 2.5% तो ये 5% हो जाएगा, और प्लस 2.5 और 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25, 625 हो जाएगा। ठीक, या पॉइंट लगेगा, डिवाइड में 100 होगा, तो इसको हटाएंगे दोस्तों तो ये आपके पास में 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5.0625%। इतना परसेंट आपको ब्याज लगेगा। बात आ रहा समझ में? इतना, ठीक है, इतना परसेंट आपका ब्याज लगेगा। दूसरा ही बात करते दोस्तों, अब देखो 4,000 रुपये पर इतना परसेंट है आपके पास में, तो 4,000 पर आप इतना परसेंट कर दो 5 पॉइंट, ठीक है, 5.0625%, और इसी प्रकार 2,000 रुपये पर एक साल के लिए 40%। अब 40% दोस्तों 2,000 रुपये, और इस पर क्या है, क्वार्टरली है, तो एक साल में कितने क्वार्टर होंगे, 4, 3 महीने के, ठीक है, 3 मंथ, ये भी होगा 3 मंथ, ये भी होगा 3 मंथ, और ये भी होगा 3 मंथ। ठीक, अब ये होगा 12 मंथ में 4 क्वार्टर, तो रेट को आप 4 से डिवाइड लगाओ तो ये 10% होगा, ये 10%, ये 10%, ये 10%, और ये 10%। तो 10% का दोस्तों 4 बार का नेट इफेक्टिव रेट कितना होगा, तो 4 बार का नेट इफेक्टिव 10% का होता है दोस्तों 46.41%, 46.41%। इतना परसेंट दोस्तों इस पर लगेगा 2,000 पे, और 4,000 पे इतना परसेंट लगेगा। तो पहले काम करते, 4,000 पर आप लगभग निकाल लो 5%। ठीक, अब 5% निकाल लो दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में 20 चौके 40, 5 कितना हो गया, 200 रुपये, तो 200 रुपये ये ब्याज हो गया। और इसी प्रकार 2,000 रुपये पर 46% निकालो, 46.5 निकाल लो आप, ठीक, लगभग में, तो इससे ये परसेंट डेसिमल हटेगा, 1 जीरो लगेगा, 3 जीरो 3 जीरो हट गए, तो ये हो जाएगा आपके पास में 5 दूनी 10, 6 दूनी 46 दूनी 92, 93, 930 हो जाएंगे। 930 में दोस्तों 200 जोड़ेंगे तो 1130 आएगा। कितना आएगा जरा बताओ, 1130 रुपये। तो ये लगभग पे आपका काम हो गया, तो 1130 रुपये आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों नेट इफेक्टिव रेट का सबसे मेन रोल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। जब भी 2 बार के नेट इफेक्टिव की बात करेंगे तो 5.0625 हो जाएगा, मतलब इस फार्मूले से। और दोस्तों 10%, 10%, 10%, 10%, इनका जो नेट इफेक्टिव होता है, एक बार का तो देखो 10% होगा, 2 बार का 21% होता है, 3 बार का 33.1% होता है, 4 बार का 46.41% होता है। तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है, तो ही क्वेश्चन का कैलकुलेशन जो होगा वो इजी होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक प्रॉपर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो दोस्तों बढ़ता हूँ मैं आगे। ये क्वेश्चन बनाओ, ज्योमेट्री से आया दोस्तों, इसको बनाएंगे यार, आप करो, इसका आंसर करेंगे जल्दी से कमेंट में और बताओ क्या आ रहा है। सभी क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो बार बार परीक्षा में आते हैं। बनाओ, इसका आंसर करो कमेंट में। ठीक है, चलो, 2 सर्कल की रेडियस दी है दोस्तों आपको 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। वृत्तों के केंद्रों की बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, और सीधी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई और अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। क्या मतलब होता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, TCT हम बोलते हैं जैसे इसको। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। एक सर्कल ये है, इसकी रेडियस आपको दी है 3 सेंटीमीटर, और एक सर्कल आपको दोस्तों ये दिया है, इसकी रेडियस दी है आपको 4 सेंटीमीटर। ठीक, और इनके जो सेंटर है इसको हम O1 मान लेते हैं, इसको O2 मान लेते हैं। इनके बीच की जो दूरी है दोस्तों पूरी, ये इसको डिस्टेंस हम कहते हैं D, और D का वैल्यू आपको दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ये बोला है आपको कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती थी, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, और एक लाइन ऐसी खींचेंगे तो इसको हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहते हैं। ठीक, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा आपके पास में अंडर रूट, ठीक, D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 या R माइनस R, इसका स्क्वायर होता है। ठीक, ये होगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट।
और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात करते हैं अब, तो ये हो जाएगा डी का स्क्वायर प्लस आर माइनस आर, इसका स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो डी का स्क्वायर क्या होगा, तो डी का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों आपके पास में 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 माइनस आर, तो ये आपके पास में कैपिटल आर दिया है, तो ये आपके पास में स्मॉल आर दिया है, तो 4 में से 3 घटाओ 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ये बात आ गया समझ में। और डी का स्क्वायर दोस्तों ये 100 होगा और प्लस आर माइनस आर। ठीक है, आर माइनस आर, तो 4 में 3 घटाओ 1। ठीक, 1 मिनट दोस्तों। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 50, डी का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ पे आपका माइनस ही रहेगा ये। ठीक है, ये आपका माइनस ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखें थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस ही रहेगा, हर जगह दोनों जगह माइनस रहेगा, ये डी का स्क्वायर है या माइनस। ठीक, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, समझना जरा ध्यान से। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोले सीधी सीधी लाइन है तो यहाँ आप माइनस करेंगे, और ट्रांसवर्स लाइन की बात करें तो ये ऐसा चलता है, प्लस के साइन में चलता है, तो ये प्लस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इतना तो ध्यान रखना है। आर और आर, 4 और 3 कितना होगा 7, तो 7 का स्क्वायर होगा दोस्तों 49। ठीक है, ये हो जाएगा 99, और ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास में 100 में से 49 घटाओ 51 आ जाएगा। बात क्लियर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में अंडर रूट 33, 99 हो जाएगा, और ये 17 51 हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 और ये 17 हो जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 33 लिख सकते हैं आप इसको, और ये अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 17 लिख सकते हैं आप इसको। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, तो अंडर रूट 33 रेशो अंडर रूट 17, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बोलो यहाँ तक के बात समझ में। तो दोस्तों एक बार आप नोट कर लेंगे इसको, और बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर डीसीटी और यहाँ पर टीसीटी, ये दो बात आपको ध्यान रखना है। डीसीटी का फॉर्मूला यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस रहेगा, दोनों में डीसीटी और टीसीटी में, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। याद कैसे रखेंगे, डीसीटी का मतलब डायरेक्ट होता है, तो ये माइनस का साइन ऐसे होता है डायरेक्ट, तो यहाँ माइनस करना है आपको। और ट्रांसवर्स में ये ऐसा चलता है, मतलब ये प्लस मान लो इसको, तो ये प्लस कर रहा है, तो याद रह जाएगा आपको डीसीटी और टीसीटी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हम आगे। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, 10 मीटर आंतरिक व्यास वाला एक कुआं है, 10 मीटर गहराई तक खोदा गया है, और इससे निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 12 मीटर की चौड़ाई तक फैलाया गया है, और इससे एक एम्बैंकमेंट मतलब जिसको हम कहते हैं तटबंध बनाया गया है। तो तटबंध की ऊंचाई कितनी होगी ये पूछा आपसे। दोस्तों ये एक प्रकार का कुआं है, और ये सिलेंडर के आकार का आपको दिख रहा है। ठीक है, इसमें से यदि आप मिट्टी निकालते और चारों ओर ऐसा फैला देंगे तो ये बनेगा एक एम्बैंकमेंट, जिसको हम तटबंध कहते हैं। तो इसकी आपको हाइट बोला है कि हाइट कितनी है, तो इसको मान लेते हैं दोस्तों हम h। ठीक है, ये हाइट हो गया h, और दोस्तों ये सिलेंडर की जो हाइट है, इसका मतलब ये कुआं है, तो इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक बनेगी, इसको हम बोलेंगे स्मॉल h। ठीक, अब आपको एक बात बता दूं कि इसमें से जब आप मिट्टी निकालेंगे तो जो मिट्टी का आयतन होगा दोस्तों इस तटबंध के आयतन के बराबर होगा, ये दोनों आयतन बराबर होंगे। ठीक है, तो एक सिलेंडर का आयतन क्या होता है, तो सिलेंडर के आयतन की बात करते हैं पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का आयतन होगा, और इससे जो मिट्टी निकलेंगी दोस्तों उसका आयतन क्या होगा। और ये जो तटबंध है किस प्रकार का दिख रहा है आपको, एक होलो सिलेंडर के प्रकार का दिख रहा है, और होलो सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। ये बात आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, ये आपको हाइट पता करना है, तटबंध की ऊंचाई। अब दोस्तों एक बात समझो कि कितना मीटर, आपको 12 मीटर मिट्टी फैलानी है। ठीक है, कुएं के चारों ओर 12 मीटर, तो यहां से लेके यहां तक ये जो दिख रहा है आपको ये है 12 मीटर। ठीक, और इस कुएं का जो डायमीटर होगा यहां से यहां तक ये 10 मीटर है, तो रेडियस हो जाएगा दोस्तों ये 5, तो ये भी हो जाएगा यहां से यहां तक, ये जो दिख रहा है आपको ये भी होगा 5। ठीक है, यहां से यहां तक ये जो होगा ये 5 होगा, तो यहां से यहां तक ये जो दिख रहा है दोस्तों आपको एक कैपिटल आर, जो कि आपके पास में 12 और 5 कितना होगा 17, और एक स्मॉल आर दोस्तों जो रेडियस हो जाएगा आपके पास में 5। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या आपको। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या। ठीक, अब देखेंगे पाई से यदि पाई कट जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा दोस्तों 25, और हाइट आपको दिया है एक सिलेंडर का, मतलब कुएं का हाइट दिया आपको 10 मीटर गहराई है, मतलब 10 मीटर ऊंचाई, तो यहाँ पर आप 10 रखेंगे। ठीक, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है,
तो आप एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। 17 में 5 जोड़ेंगे 22 होगा, और 17 में से 5 घटाएंगे 12, और मल्टीप्लाई एच आपको पता करना है। ठीक, यहां से आप 16 करेंगे, 2 से कटेगा दोस्तों 11 बार, और 2 से कटेगा 5 बार। 25 5 125 होगा, और 11 इंटू 12 132 होगा। तो 132 125 बटे 132 ये हाइट होगा। अब 125 में आप 132 से डिवाइड लगाओ। ठीक, तो यहां पर 132 होता है तो एक बार भाग जाता। ठीक है, एक बार आप डिवाइड लगा सकते हैं, पर ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, अब दो ऑप्शन आपके पास में बचे, तो 132 में 125 से डिवाइड लगाएंगे तो 0.9 टाइम जाएगा समथिंग। ठीक है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों 0.95। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब बोलो यहां तक कोई आपको डाउट हो तो बताओ। ठीक है, आ रहा है समझ? ठीक है, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार देखने को मिलता है, तो आपको इस प्रकार क्वेश्चन को करना है, बात को आपको समझना है। मतलब कुल मिला के ये है कि जो सिलेंडर का आयतन होता है वो निकाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा, बेसिक सी बात। चलो इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। साइन 45 प्लस एक्स प्लस साइन 45 माइनस एक्स, जरा करो इसको, जल्दी से ट्राई करो, कमेंट में दोस्तों इसका आंसर दो आप। करिए जल्दी से ट्राई करो इसको। देखो साइन 45 प्लस एक्स साइन 45 माइनस एक्स, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होगा। इसी प्रकार दोस्तों साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होते हैं साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फार्मूला। ठीक है, थोड़ा डिटेल में बताता हूं आपको चीजों को। तो साइन ए प्लस बी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा साइन 45 प्लस एक्स, तो ये होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, मतलब कॉस 45 साइन बी, ये होगा साइन एक्स। ये बात समझ में आ गया आपको? इसी प्रकार दोस्तों साइन ए माइनस बी मतलब 45 माइनस एक्स, तो ये होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहां तक है कोई बात, कोई डाउट आपको यहां तक? ठीक है, तो यहां तक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। साइन ए प्लस बी का फार्मूला ये होता है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला ये होता है। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को आपने इस प्रकार का सेट कर लिया। अब दोस्तों दोनों को आपको प्लस करना है। ठीक है, अब आप दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखो, दोनों को आप जब इनको प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में। अब इन दोनों को दोस्तों आपको प्लस करना है, तो साइन 45 और यह साइन 45। ठीक है, अब इसको प्लस करेंगे, देखो तो ये साइन 45 का मान डायरेक्ट रख दो 1/√2 और कॉस एक्स जैसे के वैसे। यहाँ पर कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है, ये साइन एक्स हो जाएगा आपके पास में। ये बात आपको क्लियर है? इसी प्रकार इसमें मान रख दो साइन 45 का, तो ये हो जाएगा 1/√2। ठीक, कॉस एक्स जैसे कि वैसे, माइनस कॉस 45 का मान होगा 1/√2 और साइन एक्स जैसे के वैसे। साइन एक्स बटे √2 साइन एक्स डिवाइड बाय √2, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा 1/√2 कॉस एक्स 1/√2 कॉस एक्स। ठीक है, इन दोनों को दोस्तों आप प्लस करेंगे तो ये होगा 2 बार है तो 2 मल्टीप्लाई कॉस एक्स डिवाइड बाय √2, ये आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसी प्रकार इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? रेशनलाइजेशन करो इसका, तो 2 कॉस एक्स, इसमें हो जाएगा √2 का रेशनलाइजेशन कर रहे हैं तो √2। ठीक है, यहाँ पे होगा √2 और यहाँ पे भी √2, तो ये हो जाएगा दोस्तों √2 आ जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास में, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा √2 कॉस एक्स। तो इसका आंसर √2 कॉस एक्स होगा, तो यहाँ पे √2 कॉस एक्स आपको करना पड़ेगा। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाएंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर प्लस 96 माइनस 95, इस प्रकार के दिया हुआ है और इसका आपको वैल्यू पता करना है, कैसे आप करेंगे। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी बात है दोस्तों। देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यहाँ लगेगा,
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ये, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ये, बात क्लियर। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार इसमें से इसको घटाओ तो एक आएगा, और एक बार आप जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा आपके पास में, 8 और 7 15, 195, 195 बनेगा, ठीक। इसी प्रकार प्लस यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी तो एक हो जाएगा, ए प्लस बी जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 191। तो इसी प्रकार दोस्तों ऐसे चलेगा। और ये देखो a माइनस बी और a प्लस बी, और a माइनस बी करेंगे तो 1 होगा, और जब प्लस करेंगे तो 23 होगा, ठीक। तो इसमें दोस्तों 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, ठीक। इसमें से 4 कम करेंगे तो 191 आएगा। सेम टू सेम इसको भी चेक कर लो, ये कितना हो रहा है आपके साथ, 187 होगा ये, तो यहाँ पर ये प्लस 187 आएगा। बात क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये 4 का डिफरेंस है, ठीक। तो 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिख रहा है जिसको हम एपी कहते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी से होगा ये। अब मुझे एक बात बताओ कि समांतर श्रेणी में सभी का सम कैसे निकालते हैं। पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए कितने पद हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते दोस्तों, देखो 98 और 11 यहाँ तक है, बाकी 100 से आप देखो 99 और 100 ये 2 नंबर छोड़ दो, और 1 से लेकर 10 तक आप छोड़ दो, मतलब 12 नंबर हटा दो आप, तो बचे कितने, 88 नंबर। अब 88 नंबर बन रहे हैं, ठीक। लेकिन ध्यान से समझो कि यहाँ पे 2 नंबर है, 2 नंबर में आपका एक पेयर बनेगा। जैसे ये 195 आया, ये 2 नंबरों से आया, ठीक। ऐसे ये 2 नंबरों से एक आया है, 2 नंबरों से एक, मतलब आपके पास में जो नंबर बनेंगे 88 का आधा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे आपके अंदर 44 हो जाएंगे, ठीक। तो 44, तो आपको ये पता करना है सम ऑफ 44 टर्म्स कितना होगा। सम ऑफ तो समांतर श्रेणी में होता है, सम ऑफ n नंबर को यदि आपको करना है तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज आएगा। और जो भी कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं जो समांतर श्रेणी में होते हैं उनका जो एवरेज होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 होगा, ठीक है। पहले एवरेज आएगा, जितने भी नंबर है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम आ जाएगा आपके पास में, ठीक। तो फर्स्ट नंबर कितना है आपके पास में 195, लास्ट नंबर आपके पास में कितना है 23, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इन नंबरों का हमने एवरेज निकाल लिया, मतलब मिडिल नंबर। टोटल कितने नंबर है 44, तो 44 का आप दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा टोटल इस सीरीज का सम, ठीक है। यहाँ पर देखो 5 और 3 ये 8 हो जाएगा, मतलब 21 218 बनेगा, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 44, 2 से कटेगा दोस्तों ये 22 बार, ठीक। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आएगा, तो ये आंसर तो आपके 2 होंगे नहीं, 2 ही बचे आपके पास में। 22 8 दोस्तों ये हो जाएगा 176, मतलब ये हो जाएगा आपके पास में 6 17, 22 एकम 22, तो ये बनेगा आपके पास में 9, ठीक। 96 आएगा दोस्तों लास्ट में, मतलब 4796, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या आपको, ठीक है। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताओ, फिर बढ़ते हम धीरे धीरे दोस्तों आगे क्वेश्चन को। इस प्रकार दोस्तों आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, अभी आने वाले एसएससी के पेपर है तो ऐसा आपको तैयारी करनी है इसकी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनाओ दोस्तों, बनाओ जरा, ट्राई करेंगे इसका आंसर, कमेंट में बताऊंगा आप कितना आंसर आ रहा है इसका। फाइंड द मीडियन ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज, मतलब ये अलग अलग आपको वैल्यू दी है और इनका आपको दोस्तों माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका मतलब मीडियन, मीडियन निकलता है दोस्तों कैसे, देखो मीडियन, मीडियन में क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ जो भी टर्म्स दिए होते उसको एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जमा लो उसको, ठीक है, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके पास में, यदि नंबर ऑफ टर्म्स, यदि नंबर आपके ऑड नंबर में है, ठीक, तो मीडियन डायरेक्ट हो जाएगा n/2, ये मीडियन हो जाएगा, ठीक, 20 का नंबर। लेकिन आपके पास में इवन नंबर में है, n यदि इवन नंबर में है तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास में मीडियन n/2 और प्लस n/2 प्लस 1, ठीक है, ये 20 के नंबर हो जाएंगे, और इसमें दोस्तों 2 का आप डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। ये बात आपको इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों बढ़ते क्रम में आप जमा दो इसको, तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है। अब सबसे छोटे नंबर की बात करते हैं, किसी नंबर में से यदि आप सबसे बड़ा नंबर घटा रहे हो, जैसे a-3.5 या सबसे बड़ा नंबर आप घटा रहे हो, तो ये सबसे छोटा नंबर आएगा। तो सबसे छोटा नंबर a-3.5 आएगा। फिर उसके बाद में आप कौन सा नंबर, उससे थोड़ा छोटा नंबर 3 घटा रहे हो, तो ये हो जाएगा a-3 हो गए। इसी प्रकार उससे थोड़ा छोटा नंबर कौन सा घटा रहे हैं, a-2.5। तो ये जो छोटा नंबर आप घटाते हुए चल रहे हैं, मतलब बढ़ती हुई चल रहा है ये, ठीक है। जैसे ये नंबर ए सभी जगह कॉमन है, जितना बड़ा नंबर हम घटाएंगे उतना
जितना बड़ा नंबर घटाएंगे उतना छोटा वैल्यू आपके पास में, या छोटा वैल्यू आएगा फिर उससे थोड़ा बड़ा वैल्यू फिर थोड़ा बड़ा वैल्यू, ये बढ़ते क्रम में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार a माइनस कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी प्रकार अब देखो माइनस की सारी सीरीज खत्म हो गई, एक बचा a माइनस 0.5, a माइनस 0.5 ये आएगा आपके पास में। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कौन सा बचा है, a प्लस 0.5, अब प्लस में आ रहे सारा सारा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो a प्लस हो जाएगा आपके पास में 0.5। ठीक है, इसी प्रकार देखो इसके बाद में क्या है, a प्लस 0.5 हो गया आपके पास में, a प्लस 4 होगा, और इसके बाद में दोस्तों बचा a प्लस 5। ये सीक्वेंस आपका बनेगा, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 नंबर है। ठीक, n/2 मतलब कितना है, 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1, ये टर्म्स आपको देखने हैं। ठीक, तो 2 से कटेगा कितनी बार, 4 बार, तो एक तो 4th नंबर होगा, और 2 से कटेगा 4 एक होगा 5th नंबर, और इसमें दोस्तों आप 2 से डिवाइड लगा दो। ठीक है, तो 1 2 3 और ये 4, ये 4 नंबर पे क्या आएगा, ये 5 नंबर पे आएगा। ठीक, ये 2 नंबर होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस 2 और प्लस a माइनस 0.5 डिवाइड बाई 2, ये आपका एवरेज होगा। a और ये कितने आ जाएंगे आपके पास में, 2 ये होंगे, और माइनस 2 में 0.5 जोड़ेंगे तो 2.5 होगा, डिवाइड में आ जाएगा 2। 2 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो a आएगा, और 25 दोस्तों 25 में जब 2 का डिवाइड लगाते हैं तो 12.5 होगा, मतलब ये 1.25 आएगा, तो a माइनस 1.25 ये आपका करेक्ट आंसर होगा, इसका औसत a माइनस 1.5। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या आपको? ठीक है, तो मीडियन जब निकालना होता है तो आपको इवन और ऑड का ध्यान रखना पड़ता है, बाकी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हम आगे क्वेश्चन की ओर, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो दोस्तों, बार बार क्वेश्चन पेपर में आता है, करके बताओ जरा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाओ दोस्तों, जरा ट्राई करो, इसका आंसर बताओ कमेंट में क्या आ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए फाइंड द पॉइंट एस ऑफ अ टॉप ऑफ 140 मीटर हाई टावर आर एस। 140 मीटर ऊंचे टावर आर एस के पॉइंट से एस दो बिंदु पी और क्यू के डिप्रेशन एंगल थीटा और अल्फा है। टेन थीटा बराबर आपको दिया है 4/5 और साइन अल्फा दिया है 7/√58। अल्फा भी थीटा से ज्यादा है, तो जो एंगल दोस्तों ज्यादा होता है वो टावर के करीब होता है, और जो एंगल छोटा होता है वो टावर से दूर होता है। ठीक है, पी क्यू की लंबाई बताओ। पी क्यू की लंबाई दोस्तों आपको निकालना है, अब जरा ध्यान से समझेंगे चीजों को। ये क्या टावर है, ठीक है, और पॉइंट एस से आपने पी और क्यू, यहां से एक अवनमन कोण दोस्तों डिप्रेशन एंगल बोलते हैं। अब यहां से ये जो सीधा है स्ट्रेट लाइन, यहां से उसका एक एंगल बनेगा यहाँ पे और एक एंगल बनेगा दोस्तों यहाँ पे। तो जो एंगल आपका ज्यादा होगा वो पास में होगा, तो यहाँ पर बोला है थीटा से ज्यादा है तो ये थीटा बनेगा। ठीक, और यहां से दोस्तों एक एंगल बनेगा डिप्रेशन एंगल जो आपका अल्फा आएगा, एक लाइन में खींच देते हो यहाँ पे, तो ये एंगल आएगा आपके पास में अल्फा। बोलो ये बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, अल्फा थीटा से ज्यादा है तो ये टावर के करीब बनेगा। दूसरी चीज आपको यहाँ समझना है, क्वेश्चन में बोला है पी और क्यू, 2 पॉइंट, एक पॉइंट पी है दूसरा पॉइंट क्यू है, और बोला क्या है आपसे पी क्यू की लंबाई, मतलब ये डिस्टेंस बताओ दोस्तों कितना है, ये डिस्टेंस आपको बोला है। लेकिन इसके लिए आपको दिया है टेन थीटा बराबर 4/5, टेन थीटा बराबर 4/5। टेन थीटा क्या होता है बताओ जरा। एक राइट एंगल ट्रायंगल में टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे क्या होगा, बेस। इसका मतलब P का मान 4 होगा और B का मान 5 होगा। यहां तक बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक, तो परपेंडिकुलर दोस्तों ये 4 बनेगा
और बेस आपके पास में 5 बनेगा। तो ये थीटा है तो ये पूरा यहां से यहां तक 5 बनेगा। बोलो यहां तक कोई डाउट है आपको? ये 5 बनेगा, ठीक है। इसके बाद में आपको दिए साइन अल्फा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। ये साइन थीटा होता है और ये दिया है दोस्तों आपको 7 बटे √58। ये बात समझ में आ गया आपको? अब देखो दोस्तों, ये जो साइन अल्फा दिया है आपको परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कौन सा है? यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर दोस्तों जस्ट 7, ये 7 बनेगा। और इसका जो हाइपोटेनस होगा, ये हाइपोटेनस होगा तो ये √5 आपको 58 आपको दिया है। बोलो ये बात समझ में आया? यहाँ पर जब आप राइट एंगल ट्रायंगल लगाओगे तो √58 इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। 58 में से 49 घटाएंगे 9 आएगा और 9 का अंडर रूट करेंगे दोस्तों 3 आएगा। तो यहां से तक मेरा रेशियो में कितना आया? 3 आया। बोलो ये बात समझ? यहां पर एक बार दोस्तों 7 है और एक बार यह 4 है, तो 4 और 7 का जस्ट आप मल्टीप्लाई कर दो तो कॉमन 28 बन जाएगा। तो इधर 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 में, तो 5 में भी आपको 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 35 बनेगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 3 और 7 का रेशियो था, इधर 4 का कर रहे हैं तो इसमें भी 4 का करना पड़ेगा आपको। इसमें आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 4 का, तो ये बन जाएगा आपके पास में यहाँ से यहाँ तक 12 और ये बन जाएगा आपके पास में 35। बोलो बात क्लियर है? ये 12 बनेगा और ये 35 बनेगा। तो ये कितना बनेगा दोस्तों? तो 35 में से 12 घटाएंगे, ये आ जाएगा 23 यूनिट आ गया आपके पास में। बात क्लियर है आपको? टावर की हाइट दी है आपको 140, यहां से यहां तक 140 दिया है, मतलब 28 आपके पास में आ गया। 28 का मान दोस्तों 140 होता है। 28 का मान यदि 140 है था तो 28 से कटेगा दोस्तों 5 बार। बोलो बात आ गया समझ में आपको? तो कितना यूनिट है? 23। तो 23 यूनिट इंटू 5 115। तो PQ की जो लेंथ होगी मेरे भाई 115 होगी। तो बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या आपको किसी प्रकार का? ये बात क्लियर करो, ठीक है। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक दोस्तों आपको प्रॉपर आना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो होता है टेन साइन का वैल्यू ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते फिर हम आगे। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ दोस्तों, ट्राई करो। प्रिज्म क्या होता है पढ़े एक बार क्वेश्चन को, ट्राई करो। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म और पिरामिड दोस्तों मेंसुरेशन 2D का एक टॉपिक होता है, ठीक है। इसको आपको पढ़ना है। प्रिज्म का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं कि जिसका बेस और टॉप दोनों एक जैसा हो, ठीक है। चाहे वो स्क्वायर के साइज का हो टॉप और बॉटम दोनों, या फिर अब वो रेक्टेंगल हो चाहे ट्रायंगल हो, किसी प्रकार का हो सकता है। ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसका आयतन 1280 सेंटीमीटर क्यूबिक है और क्रॉस सेक्शन दिया दोस्तों एक स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं। जैसे ये आपके पास में दिया हुआ है एक, ठीक। इसको ये जो दिया है आपको, इसका टॉप कैसा दिख रहा है आपको? ये टॉप होता है दोस्तों एक रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है तो ये भी रेक्टेंगल है, ठीक। इन दोनों के एरिया बराबर है। और ये प्रिज्म है तो ये प्रिज्म कैसा है? ये प्रिज्म है एक ऐसा बेस है जिसका एक बेस रेक्टेंगल है। इसी प्रकार दोस्तों यदि इसको मैं ऐसा हाफ कर दूं तो एक स्क्वायर बन जाएगा। तो टॉप और बॉटम दोनों स्क्वायर के साइज का है, तो इसको ही दोस्तों हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। किस क्रॉस सेक्शन पे? ये क्रॉस सेक्शन आपका ट्रायंगल के आकार का भी हो सकता है, ये रेक्टेंगल भी होता है, ये स्क्वायर भी होता है। कोई भी 2D डायग्राम क्रॉस सेक्शन में आ सकता है, ठीक। तो इसके आयतन की यदि हम बात करेंगे तो इसका आयतन क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। हाइट में यदि दोस्तों किसी भी डायग्राम के यदि आपको आयतन निकालना है ना तो बेस एरिया पता होना चाहिए। बेस एरिया में यदि आप हाइट का मल्टीप्लाई कर दो तो आपके अंदर आयतन आ जाएगा। लेकिन आपको CSE की बात करते हैं, CSE मतलब क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब चारों ओर का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ भी बोलते हैं हम इसको, या वक्र पृष्ठीय भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये CSE होता है पूरा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। लेकिन TSE की बात करेंगे मेरे भाई तो TSE होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो होगा, साथ में आपको टॉप और बॉटम दोनों का क्षेत्रफल भी आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ये CSE TSE और आयतन का मैंने आपको डेफिनेशन सारा क्लियर कर दिया। आपसे पूछा क्या है? प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सभी चारों दीवारों को क्षेत्रफल, टॉप बॉटम दोनों का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है देखना है। इसका जो क्रॉस सेक्शन है बेस वो स्क्वायर दिया है। तो दोस्तों मैं बात करता हूं यहाँ पे आयतन की। आयतन दिया है आपको 1280। तो पहले मैं यहाँ पे आयतन का फार्मूला लगाऊंगा कि एक प्रिज्म का आयतन होगा बेस एरिया मतलब आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट, ये होता है आयतन, ठीक। यहां से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो, एक वर्ग की भुजा, ये 2x दिया है साइड, और प्रिज्म की हाइट दोस्तों ये 5x दिया है। ये बात आपको समझ में आ गया? इस प्रिज्म की जो हाइट होगी वो 5x
और इसका जो स्क्वायर बेस है उसका 2x दिया है आपको। तो बेस एरिया चाहिए आपको। बेस एरिया मतलब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे 2x का तो 4x स्क्वायर होगा। और हाइट आपके पास में दिया है 5x, तो 5x का मल्टीप्लाई करो। ठीक, आयतन आपको दिया है मेरे भाई 1280। अब इसको जरा कैलकुलेट करो, 4 5 20 हो जाएगा, 20 से दोस्तों 0 कटेगा, 64 आ जाएगा। और x की पावर 3 आ जाएगा, ये x की पावर 3 64, 64 का क्यूब रूट होता है 4, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4। यहाँ तक कोई डाउट आपको? ठीक है, x का वैल्यू 4 आ गया। अब मेरे भाई देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है आपको TSA। TSA क्या होता है, TSA क्या होता है, TSA होता है CSA, CSA प्लस टॉप और बॉटम दोनों, और दोनों का एरिया सेम होगा। तो CSA संपूर्ण पृष्ठ, सॉरी कर्व सरफेस एरिया। ठीक, या फिर इसको हम LSA कहते हैं, लेटरल सरफेस। दोनों एक ही बात है, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, LSA CSA दोनों एक ही है। LSA मतलब साइड वालों के लिए आता है जिसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, CSA सर्कुलर वाले के लिए आता है जिसको CSA कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। तो इसको मैं LSA लिख लेता हूँ, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक, प्लस 2 बेस एरिया, 2 बेस एरिया, दोनों एरिया कैसे होंगे, टॉप बॉटम दोनों सेम होंगे। ठीक, अब LSA क्या होता है दोस्तों, LSA होता है किसी भी डायग्राम का, यदि LSA की बात करेंगे ना, चारों दीवारों को क्षेत्रफल, ये कैसे आएगा, बेस का पेरीमीटर पता होना चाहिए आपको, आधार का परिमाप, और आधार कैसा है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर है। तो दोस्तों स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे आएगा, पहले साइड निकालो, 4 दूनी कितना होगा 8। तो ये जो आपके अंदर स्क्वायर बेस है इसकी साइड होंगे 8, ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8। बोलो ये बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में बेस, बेस जो आपके पास में दिख रहा है साइड 8 8 8 चौके कितना होगा 32, ये 32 आ गया। और इंटू इसकी हाइट चाहिए आपको, तो हाइट कितना है आपके पास में, 4 5 कितना होगा ये 20, तो 20 का मल्टीप्लाई करो 2 इंटू बेस एरिया। अब बेस एरिया देखो ये 8 है आपके पास में, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो 64 यहाँ रखो, ये होगा आपका 32 दूनी 64, 640, 64 का डबल 128, लास्ट में दोस्तों 8 आएगा 768। तो 768 आपका करेक्ट आंसर है, इसका TSA 768 होगा, जैसे मैंने आपको डायग्राम बताया प्रिज्मा का। ठीक, तो दोस्तों ऐसा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, तो आप बहुत कम समय में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, चलो नोट करेंगे इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और कोई भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट करके बताओ, हम इसको डबल करते हैं क्लियर। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बनाओ जरा जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को, बताओ दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर करें। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई का 4/3 है, और एरिया आपको 300 वर्ग मीटर दिया है, तो अंतर बोला है दोस्तों। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है, एक ऐसा, सॉरी हाँ, एक रेक्टेंगल क्या होता है, एक ऐसा डायग्राम जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई का 4/3 है, इसका मतलब लंबाई यदि 4x है तो चौड़ाई होगा कितना 3x, ये लंबाई और चौड़ाई आ गया। ठीक, इन दोनों का एरिया, तो लंबाई गुना चौड़ाई तो 12x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बराबर हो जाएगा 300, 12 से कटेगा 12 दूनी 24, 12 5 60, मतलब 25 आ जाएगा। x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर 5 आएगा, और दोनों साइड में आपको अंतर बोला है, तो 4x और 3x दोनों में अंतर कितने का है, एक सिंगल x का है, और x का वैल्यू आपके पास में 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर, कोई खास था नहीं क्वेश्चन, जैसा आप देख रहे हैं बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बढ़ेंगे आगे। चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाओ, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले दोस्तों सभी एसएससी का पेपर उठा के देखो। ठीक है, एसएससी के एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे। बनाओ जरा क्वेश्चन को बनाओ। ABC ने 1:4:6 में अपना इन्वेस्टमेंट किया, और 4 महीने के बाद में ए ने पहला जितना लगाया था उससे डबल पैसा लगा दिया, बी और सी ने उसी समय अपना हाफ पैसा रिटर्न ले लिया, और अंत में प्रॉफिट 2,50,000 रुपए का हो रहा है, तो बी का हिस्सा बताओ कितना है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि प्रॉफिट किस रेशो में बटेगा, प्रॉफिट किस रेशो में बढ़ता है, तो प्रॉफिट बढ़ता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई समय में, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई समय में। यदि समय मेंशन नहीं हो तो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट में ही बटेगा, जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसी के हिसाब से आपको प्रॉफिट
बढ़ जाएगा। और सभी के लिए क्वेश्चन में बोला है कि 1 साल का समय है। बात क्लियर? आप देखते जाओ दोस्तों, बड़ा इजी तरीका बताता हूं मैं, और बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से बताऊंगा, आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। ए, बी और सी तीनों का इन्वेस्टमेंट दिया आपको 1, 4 और 6, ये 1, 4 और 6 का इन्वेस्टमेंट है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 महीने के बाद में ए ने पैसा डबल कर दिया। इसका मतलब 4 महीने के बाद पैसा डबल किया, अभी नहीं किया शुरुआत में, तो समय 12 महीने का है, तो अभी 4 महीने तक उसका 1 रुपया चला रहेगा। ठीक, तो 1 यूनिट जो उसका पैसा ये 4 महीने तक चलेगा, कोई डाउट यहां तक? ठीक, इसके बाद में जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है कि पैसा वो डबल कर रहा है 4 महीने के बाद, तो 12 महीने में 4 महीने हो गए, बचे 8 महीने, तो 8 महीने तक उसका पैसा आगे लगा रहेगा, लेकिन डबल पैसा लगाया कितना था, 1, 1 का डबल कितना होगा, 2, तो ये हो जाएगा दोस्तों ए का रेशियो। बोलो यहां तक कोई डाउट है आपको? इसके बाद में बात करते हैं बी और सी की। जबकि बी और सी ने अपना पैसा आधा कर लिया, इनके लिए समय कोई मेंशन नहीं, इसका मतलब 4 महीने के बाद की प्रोसेस चल रही है। तो इसका पैसा 4 रुपए लगा रहा, तो ये 4 महीने तक होगा। 4 महीने जैसे हुए पैसा आधा कर दिया, तो 4 का आधा कितना होगा दोस्तों, 2, और ये रहेगा 8 महीने तक, ये हो जाएगा बी का प्रोसेस। बोलो यहां तक समझ में आ गया आपको? इसी प्रकार सी का प्रोसेस, तो सी का प्रोसेस 6 रुपए उसके 4 महीने तक लगे रहे, और उसने आधा कर दिया, तो 3 बचे रहेंगे उसके आगे 8 महीने तक है। ठीक है, ये रेशो बनेगा ए, बी और सी का रेशो। 8 दूनी 16, 16 में 4 जोड़ दो 20 आ जाएगा, 4 चौके 16, 8 दूनी 16, 16 16 होगा दोस्तों 32, और 6 चौके 24, 8 3 24, 24 और 24 होगा 48, ये रेशो बन गया। 4 से इसको काट दो, 4 5 20, 4 8 32, और 4 से कटेगा दोस्तों ये 12 बार, 5 8 और 12, इस रेशो में इनको आपको पैसा बांटना है। बोलो क्लियर? 8 और 5 13, 13 में 12 जोड़ेंगे दोस्तों 25। टोटल प्रॉफिट यदि 25 यूनिट है, तो उसमें से 5 यूनिट ए को मिलेगा, 8 यूनिट बी को मिलेगा, 12 यूनिट सी को मिलेगा। 25 यूनिट का मान 2,50,000 है। 25 यूनिट का मान दोस्तों 2,50,000 रुपए है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 10,000 रुपए। 1 यूनिट का मान 10,000 होगा। आपको लगा बी का हिस्सा तो 8 यूनिट है, तो 80,000 रुपए होगा, तो बी का हिस्सा दोस्तों 80,000 रुपए होगा। और ये बात आपको समझ में आया कि नहीं बताओ जरा? यहाँ तक कि किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हुआ होगा, हमें उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो एक बार कमेंट कर दो सभी लोग और बताओ किसी प्रकार का कोई डाउट है, क्वेश्चन आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, स्पीड हो रहा है या स्लो हो रहा है, सभी प्रकार का आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपके हिसाब से क्लास चलेगी। ठीक है, चलो बनाओ ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो मेरे भाई, बनाओ जरा क्वेश्चन, बनाओ जरा जल्दी जल्दी और बताओ क्या आंसर आ रहा है। और पेन कॉपी लेके बैठो मेरे भाई, खाली बैठने से कुछ नहीं होगा, करंट अफेयर से नहीं चल रहा है अरे चलो चलो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी क्वेश्चनों में देखने को मिलता है इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको समझना है। एक 22.5 मीटर ऊंचा एक कोनिकल फ्रस्टम, कोनिकल फ्रस्टम समझ रहे हैं आपको, एक शंकु होता है, और शंकु को दोस्तों, शंकु मतलब कोन होता है। ठीक है, थोड़ा देख लेना भाई, इसको बीच में से काट दो आप, बीच में से काट देंगे ना तो ये एक फ्रस्टम बनेगा, और फ्रस्टम दोस्तों अच्छे अच्छे को फ्रस्ट्रेट कर देता है, तो इसलिए समझ लो आप, ये फ्रस्टम बन गया। आगे समझ में, छिन्नक बोलते हैं हम जिसको। इसके ऊपर दोस्तों एक अर्धगोला है, अर्धगोला का मतलब हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर ऐसा बना हुआ है, और आपको एक टेंट लगवाना है ऐसा, इस साइज का ऐसा। ठीक है, तो बताओ कि तंबू बनाने के लिए जो कपड़ा लेंगे आप, उसका एरिया क्या होगा। तो दोस्तों इस तंबू के ऊपर यदि आप कपड़ा लगाते हैं तो क्या पता करेंगे आप, क्या आयतन पता करेंगे, या इसका सीएसए पता करेंगे, या टीएसए पता करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, तो कपड़ा तो आप नीचे तो नहीं बिछाओगे, ऐसे टेंट लगेगा। अब ऐसे टेंट लगेगा दोस्तों, सीएसए आएगा इसका। अब यहाँ पे सीएसए इसका बनेगा, इसका सीएसए बनेगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, सीएसए ऑफ फ्रस्टम, ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम प्लस फ्रस्टम तो यहां से लेके यहां तक है, ऊपर हेमिस्फेयर है, तो सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। बोलो यहां तक के बात समझ में आया आपको? आपको पहले ये बात तो आइडिया लग जाए कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है,
अब फाइंड आउट क्या करना है, तो उसके फार्मूले नहीं पता रहेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा, नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो इसको हम लिखेंगे दोस्तों छिन्नक का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये होगा आपका अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। बोलो यहां तक कोई डाउट आपको? ठीक है, अब समझना जरा ध्यान से, जो जो चीजें आपको दिया है। 22.5 मीटर ऊंचा आपको दिया है, शंकु छिन्नक के आकार का है, तंबू है। 22.5 मीटर ऊंचा एक तंबू है, ठीक है, जो कोनिकल आपको फ्रस्टम दिखा रहा है ये। अब समझेंगे, यहां से लेके यहां तक मेरे भाई ये 22.5 है, ठीक है, ये 22.5 है, और ये जो दिख रहा है आपको यहां से यहां तक, ये इसका रेडियस होगा। एक रेडियस इसका होगा, ये रेडियस, और ये रेडियस होगा। तो ये यदि आर है तो ये भी आर होगा, आप समझ रहे होंगे, ठीक। और ये दोस्तों यहाँ से ज्यादा हाइट है, लेकिन ये जो इतना दिख रहा है आपको, इतना, ये इस फ्रस्टम का हाइट है। और ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। और ये आपको इसको बोलेंगे कैपिटल रेडियस, मतलब बड़ा आर, जो कि इसका होगा और ये इसका होगा, ऊपर टॉप वाले का, ठीक है। अब जैसे ऐसा आपको दिया दोस्तों, क्वेश्चन बोला है कि छिन्नक के ऊपरी और निचले हिस्से की आपको डायमीटर दिया है। ऊपरी का 21 दिया है दोस्तों, तो रेडियस हो जाएगा 21 का आधा 10.5। बोलो यहां तक बात समझ में आ रहा है आपको? 10.5 मतलब यहां से यहां तक आपको 21 दिया हुआ है, तो रेडियस हो जाएगा 10.5। यहां से यहां तक आपको 39 दिया हुआ है, तो 39 का आधा कितना होगा? 19.5, ठीक। और आपको यहां से यहां तक दोस्तों 22.5 दिया है, तो ये कितना होगा? तो 22.5 पूरा है, तो ये 10.5, तो ये भी 10.5 होगा। अब 22.5 में से यदि 10.5 यदि घटा दो तो कितना बचेगा? जल्दी बोलो, 12 बचेगा, 12 बचेगा दोस्तों, ठीक है। अरे 22.5 में से 10 घटाओ कितने बचे? 10.5 घटाओ कितने बचेंगे? 12 बचेंगे। तो यहां से यहां तक आपका हाइट कितना आ गया? 12 आ गया। बोलो ये बात समझ में आ गया आपको? यहां से यहां तक दोस्तों आपको स्लेंट हाइट निकालना है, क्योंकि इसका CS या फ्रस्टम क्या होता है? पाई आर प्लस आर एल, ठीक। और अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, बस इसमें आपको वैल्यू रखनी है। बात क्लियर? पाई यदि मैं कॉमन ले लेता हूं तो यह हो जाएगा आर प्लस आर। 19.5 और ये दिया 10.5, तो कितना हो जाएगा ये आपके अंदर? 30 हो जाएगा ये, ठीक है, 30 हो जाएगा। और स्लेंट हाइट इसको तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है, ध्यान देंगे, स्लेंट हाइट का √h² प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक। अब आपको ये पता करना है, तो h², तो आपने हाइट कितना निकाला है? 12 का स्क्वायर होगा दोस्तों 144, और r माइनस आर, तो r माइनस आर कितना होगा? 19.5 में से 10.5 घटाएंगे 9 बचेगा, ठीक है, ये बचेगा 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81, और दोनों को जोड़ेंगे 225 होगा, 225 का √15 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों स्लेंट हाइट 15। तो एल का मान आप यहाँ 15 रखेंगे, प्लस 2 r²। अब ये r² आपको दिया 10.5 का स्क्वायर, ठीक, तो इसको लिखेंगे 21/2। 10.5 का मतलब 21 का आधा होता है, तो 21 का स्क्वायर करेंगे 441, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये आपको सॉल्व करना है, ठीक। 15 3 45, 2 तो 450 होगा, पाई का वैल्यू 22/7, तो ये 22/7 होगा, और ये हो जाएगा 15 3 45 मतलब 450, ठीक। 2 से ये 2 कट जाएगा, कैंसिल आउट, 2 से 4 कैंसिल आउट होगा 2 बार, तो ये होगा 441/2, ठीक है। 22/7 आप जैसे कि वैसे लिखेंगे, इसको सॉल्व करो दोस्तों। 450 का डबल कितना होगा? 900, 900 में 441 जोड़ेंगे 1341, 1341/2, 2 से कटेगा मेरे भाई 11 बार, ठीक। अब डिवाइड में 7 आ रहा है, सभी ऑप्शन में आपको डिवाइड में 7 दिख रहा है। अब 11 का मल्टीप्लाई करना है, देखो दोस्तों, एक पहले लिख लो, ठीक। 4 में 1 जोड़ो 5, 3 में 4 जोड़ो 7, 3 और 1 4, और 1 जैसे कि वैसे डिवाइड में लगाओ 7, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों 7 दूनी 14, मतलब 2 बार तो कट रहा ही है, ठीक है। 7 एकम 7, 21 बार कट रहा है, तो 2107 आएगा दोस्तों, 2107, और आपको दिया 2/7, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से समझ में
आया होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मैंने बड़ा प्रॉपर तरीके से समझाया आपको, थोड़ा सा समय लिया पर पूरा क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। बहुत सारी चीजें बताई इसमें, फ्रस्टम क्या होता है, हेमिस्फीयर क्या है, कैसे आपको रेडियस निकालनी है, कैसे आपको स्लेंट हाइट निकालनी है, ठीक है। इसलिए थोड़ा समय लगा दोस्तों, समय तो लगेगा, समय ज्यादा दोगे कॉन्सेप्ट उतने क्लियर होंगे, ठीक है। समय आपको देना ही पड़ेगा चीजों को। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। बढ़ता हूँ मैं आगे दोस्त, ठीक है। बनाओ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम का चयन 16 खिलाड़ियों में से किया जाना है, जिनमें से 6 बॉलर है, ठीक। और टीम का चयन कितने तरीकों से आप कर सकते हैं, ताकि कम से कम 4 बॉलर होने चाहिए, ठीक। कम से कम 4 बॉलर बोला है, और बॉलर आपको लेना है 6, ठीक है। मतलब 6 गेंदबाज है, तो 6 बॉलर है और आपको कम से कम 4 रखना है, तो 4 से फिर 5 तक ही जाएगी, 6 तक ही जाएगी। मतलब आपके में 3 केस बनेंगे, 4, 5 और 6 वाले। तो पहला केस में ये है कि दोस्तों देखो, एक चीज तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो इस सिलेक्शन की प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे एनसीआर। एनसीआर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड में आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये होगा सिलेक्शन का फार्मूला, ठीक है। सिलेक्शन जो करने का फार्मूला होगा ये बनेगा। क्वेश्चन में बोला है कि खिलाड़ी कितने, 16। तो प्लेयर्स दोस्तों टोटल 16 है, और जिसमें से बॉलर्स है ये 6। और आप इस बात को जानते हैं कि टीम में कितने प्लेयर होने चाहिए, 11 प्लेयर होने चाहिए, ठीक है। तो जो टीम बनेगी दोस्तों, ये बनेगी 11 प्लेयरों से। बात क्लियर। अब आप मुझे एक बात बताओ कि बॉलर यदि 6 है तो नॉन बॉलर कितने होंगे। नॉन बॉलर ये हो जाएंगे दोस्तों 16 में से 6 घटाओ 10। ये बात आ गया समझ में आपको, ठीक। तो पहला केस ये है कि आप 6 बॉलर में से 4 बॉलर सेलेक्ट करेंगे, कम से कम 4 बॉलर, उसमें 4 बॉलर सेलेक्ट करेंगे। तो इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा दोस्तों 10 नॉन बॉलर है, ठीक। उसमें से 7 का चयन होगा, क्योंकि टीम कितने की बनेगी, 11 की। तो 4 और 7 कितना होगा, 11, ठीक। पहला केस। दूसरा दोस्तों, 6 प्लेयरों में से, सॉरी 6 बॉलर्स में से आप 4 बॉलर, 5 बॉलर यदि आपके पास आते हैं, तो इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा 10 में से 6 का। बात आ गया समझ में, क्योंकि ये 16 टोटल है और ये 11 टोटल नीचे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 11 एक टीम में होंगे। तीसरा केस बनेगा दोस्तों, 6 में से मैक्सिमम आप 6 बॉलर लेंगे, तो जो 10 लोग बचेंगे नॉन बॉलर, उसमें से कितने हो जाएंगे जरा बताओ, 5, ठीक है। तो ये नॉन बॉलर का बॉलर के साथ में कॉम्बिनेशन बनेगा। तो पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। अब इसकी यदि बात करते दोस्तों, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 फैक्टोरियल आएगा, और मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, जैसे मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, और डिवाइड में 10 में से 7 घटाएंगे तो ये 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये 7 फैक्टोरियल जैसे कि वैसे। अब दोस्तों इसको आप सॉल्व करते हैं, तो 6 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को आगे मत ले जाओ, 4 तक रखो। ये जो 4 फैक्टोरियल है ये 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2 से कटेगा 2 से 3 बार, ये होगा 15 आ जाएगा। इसी प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे 10 फैक्टोरियल का, तो 10 को ले जाओ 7 तक है, क्योंकि आपके में नीचे 7 फैक्टोरियल है, तो ये कट जाएगा उससे, ठीक है। तो 10 इंटू 8, सॉरी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये 7 फैक्टोरियल तक होगा, ठीक है। और डिवाइड में लगेगा दोस्तों 3 फैक्टोरियल को लगेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक लिखेंगे, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 फैक्टोरियल होगा, 7 से 7 कट जाएगा। तो 3 से ये कटेगा, 3 3 9, और 2 से कटेगा दोस्तों ये 5 बार, 15 15 8 हो जाएगा 120, 5 3 15, 15 8 कितना होगा 120, और ये आपके पास में कितना दिया है 15 हो जाएगा, 15 इंटू कितना हो जाएगा 120, तो ये बनेगा दोस्तों आपके पास में 1800। तो ये 1800 दोस्तों पहले केस का आपका आंसर है। बात आ गया समझ में। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे केस का आंसर, तीसरे केस का आंसर हम आपको बता देते हैं। दूसरे केस को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, तो ये 6 फैक्टोरियल, और इसमें से 6 में से 5 घटाओगे आप तो 1 फैक्टोरियल आएगा, 5 फैक्टोरियल को जैसे वैसे लिख दो, 5 फैक्टोरियल को, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और आगे दिया आपको ये होगा 10 फैक्टोरियल, और डिवाइड में 6 फैक्टोरियल है, सॉरी 10 सी 6 है, तो इसको लिखेंगे 10 में से 6 घटाएंगे 4 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल आपके पास में जैसे कि वैसे। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल करेंगे, और ये 5 फैक्टोरियल है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आप इसको सॉल्व करते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको, सीधा यहाँ पे 6 आ जाएगा आपके पास में, 10 इंटू आपका हो जाएगा 9, ये होगा 8, ये होगा आपके पास में 7, ये होगा 6 फैक्टोरियल। और डिवाइड में दोस्तों 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 लिख देंगे आप यहाँ तक, ठीक है। और 6 फैक्टोरियल जैसे कि वैसे, 6 फैक्टोरियल से दोस्तों 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये 8 कट जाएगा, 3 से कटेगा दोस्तों 3 3 9 आ जाएगा 3 बार, ठीक है। तो ये होगा 10 चंगे 60 बनेगा। और इसके बाद में होगा आपके पास में 7 त्रिक 21, तो 21 आ जाएगा दोस्तों। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1260 आ जाएगा। तो 1260 दोस्तों इसका आएगा, 1800 इसका आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1800 प्लस 1260, ठीक है। अब तीसरे केस में क्या बनेगा दोस्तों, तो 6 फैक्टोरियल से करेंगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 6 फैक्टोरियल। बोलो ये बात आगे समझ में आपको, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो 0 फैक्टोरियल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आएगा आपके पास में 1, और मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल के लेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल को लिख लो यहाँ पे, 10 मल्टीप्लाई 1 मिनट सॉरी 10C5 को लिख लेंगे दोस्तों 10 फैक्टोरियल, और 10 में से 5 घटाएंगे तो ये होगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। अब आप इसको 16 करेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल तक है, ठीक है। और 5 फैक्टोरियल का दोस्तों एक को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और एक 5 फैक्टोरियल का आप जैसे कि वैसे लिख लेते, 5 फैक्टोरियल कटा, 3 दूनी 6 दोस्तों, ये 6 कट जाएगा आपके पास में, ठीक है। और ये आपके पास में होगा 10, 10 से दोस्तों ये जो 20 है, 20 2 बार कट जाएगा, 2 से कटेगा कितने बार, ये बार 4 बार आपको कटेगा, तो ये हो जाएगा 9 चौके 36, 36 मल्टीप्लाई 7, ये हो जाएगा आपके में 210, 7 छः 42 के 2 4, 7 त्रिक 21 4 25 252 आ जाएगा। अब इसमें 252 आप प्लस कर दो, तो ये टोटल हो जाएगा दोस्तों 1200 में 1800 जोड़ेंगे तो 3060 होगा, 3060 में जोड़ेंगे 3312 आ जाएगा आपके पास में, जो कि करेक्ट आंसर दोस्तों आपका सी नंबर का है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका सी नंबर का है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, पर आपको प्रोसेस समझ में आया होगा कि प्रोसेस आपको कैसा करना है। प्लेयर्स टोटल 16 है, बॉलर्स आपको 6 आपकी टीम में लेने, उसमें से कम 4 है, तो आपके इसमें 3 केस बनेंगे, 4 5 और 6 के, ठीक है। एक बॉलर एक नॉन बॉलर, दोनों का आपको साथ में कॉम्बिनेशन बनता है। तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसकी हम स्पेशल क्लास लेंगे तो तब आपको और भी क्लियर बहुत अच्छे से हो जाएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो बढ़ता हूँ दोस्तों मैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट कर लेंगे आप इसको। चलो ये क्वेश्चन बनाओ दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर पेपर में इनके क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। और अभी एसएससी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टैटिक्स इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने लगा है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अदरवाइज दोस्तों आप जानते ही है, ठीक है, क्वेश्चन बनते नहीं इतनी इजीली, पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 18, 24 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए सभी दिन काम करता है, बी और सी बारी बारी से उसकी मदद करते हैं, तो काम कितने दिनों में होगा। टाइम एंड वर्क में दोस्तों एक टाइप होता है अल्टरनेट पैटर्न, जो कि काम छोड़ छोड़ कर करते हैं, ठीक है। तो उस टाइप का है क्वेश्चन, तो करेंगे कैसा ये समझो। ए बी और सी, ए काम को दोस्तों 18 दिनों में कर सकता है, बी काम को 24 दिनों में कर सकता है, और सी काम को 60 दिनों में कर सकता है। पहले टोटल वर्क का पता करो कितना है, ठीक है। 18, 24 और 60, इसका एलसीएम हो जाएगा 360 आ जाएगा। टोटल वर्क आपके पास में कितना आ गया 360। 360 काम को यदि 18 दिनों में करता है तो 18 दूनी 36, मतलब 20 यूनिट पर डे काम करेगा। बोलो ये बात क्लियर। 24 से काटो दोस्तों इसको, 24 से कटेगा 15 बार, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 दूनी 36, 30, 15 यूनिट पर डे, और ये इससे कटेगा दोस्तों 6 बार। ये बात आपको समझ में आ गई। ए बी और सी, ए का एफिशिएंसी 20 है, बी का 15 है और सी का 6 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी और सी बारी बारी से, ए सभी दिन काम करता है, ए आज भी करेगा, कल भी ए करेगा, लेकिन सहायता उसकी बी और सी अल्टरनेट डे में कर रहा है। एक की सहायता आज बी करेगा, कल ए की सहायता सी करेगा, मतलब ए और बी बनेगा, फिर ए और सी बनेगा। बात क्लियर है आपको। तो ए की सहायता पहले दिन बी करेगा, फिर उससे अगले दिन ए की सहायता सी करेगा। बोलो बात आगे समझ में। इसी प्रकार दोस्तों ए की सहायता फिर बी करेगा, फिर ए की सहायता सी करेगा। मतलब आप ये बात समझ में आ रहा है कि ये सेम जो चल रहा है आपके अंदर साइकिल, वो साइकिल ए बी ए सी, ए बी ए सी। तो ए बी और ए सी कितने दिन का है, ये एक दिन का ये और दूसरे दिन का ये, तो ये 2 दिन का हो गया। तो साइक्लिसिटी दोस्तों यार 2 दिन की चल रही है, और साइक्लिसिटी खत्म ए प्लस
सी पे हो रही है। जब साइक्लिसिटी खत्म जिस पे होंगी ए प्लस सी पे, तो उसके बाद में जो आने वाला दिन होगा वो पहला वाला व्यक्ति आ जाएगा, मतलब ए प्लस बी करेंगे, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ए प्लस बी की यदि हम बात करते, 20 और 15 कितना होगा दोस्तों, 35, ये 35 काम करेंगे। और ए और सी की बात करते तो 20 और 6 कितना होगा, 26, तो ये 26 काम ये करेंगे। बोलो ये बात समझ में आ गया आपको। तो ये काम कितने दिनों में हो रहा है, 2 दिनों में हो रहा है, 2 दिनों में ये काम हो रहा है, ठीक। तो 35 और 26 कितना हो रहा है, 61, तो 61 यूनिट काम दोस्तों 2 दिनों में हो रहा है। तो हमें टोटल वर्क कितना है, 360। तो हमें एक ऐसे नंबर को सिलेक्ट करना है 61 में मल्टीप्लाई करके कि सीधा वो 360 के करीब पहुंच जाए। अब दोस्तों यदि आप इसमें 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 366 आ जाएगा, मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो जब 5 का यदि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 5 का मल्टीप्लाई दोस्तों इसमें भी करो। इससे क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि देखो 61 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा, 305, ठीक। अब 305 वर्क दोस्तों 5 दूनी 10, तो 10 दिनों में काम हो गया। तो साइक्लिसिटी आपके पास में 10वें दिन खत्म हुई, लेकिन 305 वर्क हुआ है। पर अब मुझे एक बात बताओ कि 360 में से 305 यदि घटा देते हैं तो कितना वर्क बचेगा, 55। अब ये 55 कौन करेगा, ये 55 कौन करेगा, ये बात आप मुझे बताओ। तो अब दोस्तों देखो कि 10वें दिन किस पे खत्म होगी, ए प्लस सी पे, साइक्लिसिटी ए प्लस सी पे खत्म होगी। अब काम करने आएंगे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी दोस्तों काम करने आएंगे तो 35 काम करेंगे और 1 दिन में कर सकते हैं। बोलो ये बात समझ में आ गया आपको। तो काम हो कितना गया, तो ये होगा 300 आपके पास में 40। बोलो ये बात समझ में आ गया आपके पास, ठीक है। 340 हो जाएगा और ये कितने दिन हो जाएंगे, 11 दिन हो जाएंगे। तो 340 काम 11 दिनों में हो जाएगा। देखो ये आंसर नहीं हो सकता दोस्त आपका, क्योंकि 11 दिन के अंदर ही 11 दिनों और कुछ समय में खत्म होगा काम, क्योंकि 11 दिन 340 काम आ गया। अब इसके बाद में दोस्तों मुझे एक बात बताओ कि 360 में से 340 काम हो गया, अब बचा कितना, 20 काम। अब कौन करेगा, ए प्लस सी करेगा, क्योंकि ए प्लस बी ने यहाँ कर दिया। तो ए प्लस सी को कितना समय लगेगा आगे बचा काम करने में, तो वर्क कितना बचा है, 360 में 340 घटाओ तो 20 वर्क का बचा है। और उनका एफिशिएंसी कितना है, तो 26 का एफिशिएंसी ए प्लस सी का 26 का एफिशिएंसी है, तो 26 का डिवाइड लगाओ, क्योंकि वर्क बटे एफिशिएंसी करते हैं तो समय आता है। 2 से कटेगा 10 बार, 2 से कटेगा 13 बार। इसका मतलब दोस्तों 11 दिन पूरे लगे, 11 दिन पूरे लगे और साथ में 10 बटे 13 दिन भी लगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा 11 से 10 बटे 13। तो ये आंसर रहेगा दोस्तों आपका, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। बढ़ते आगे, चलो एक क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे दोस्तों क्या है, जल्दी से करो इसको। और कौन ऑप्शन इसमें बताओ कमेंट बॉक्स में क्या आपका आंसर आ रहा है। पानी और दूध के 3 लीटर मिश्रण में 50% दूध है, कितना पानी मिलाया जाए कि दूध का परसेंट 20 हो जाए। देखिए दोस्तों, किस चीज को मिला रहे हैं और कौन सा चीज कांस्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये बात आपको पता होनी चाहिए मिश्रण एलिगेशन के टॉपिक में। इसमें आप मिला क्या रहे हो, पानी मिला रहे हो। जब पानी मिला रहे हैं आप तो कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा दोस्तों दूध की मात्रा। दूध ना बढ़ेगा ना घटेगा, सिर्फ वो उसका कंसंट्रेशन कम ज्यादा हो सकता है। आ रहा समझ में। तो कांस्टेंट, क्योंकि पानी मिला रहे हैं, दूध आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वो कांस्टेंट हो गया। तो यहां पर दोस्तों मिल्क कांस्टेंट है। अब मिल्क कांस्टेंट, तो मुझे एक बात बताओ कि टोटल मिश्रण कितने का है, 3 लीटर का। 3 लीटर में 50% दोस्त दूध है, ठीक। अब एक कांस्टेंट है, इसका मतलब दोनों साइड आपको इक्वल आएगा दूध की क्वांटिटी। अब 3 लीटर में कितना पानी मिला रहे हैं, तो 3 लीटर में आप x लीटर पानी मिला रहे हैं, और x लीटर पानी मिलाने के बाद में जो नया मिश्रण बन रहा है उसमें कितना कंसंट्रेशन है, 20%। तो यहाँ पर 20%। सिर्फ पर सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी चीज कांस्टेंट होगा उसका परसेंट आप दोनों साइड रखेंगे, ठीक है। करो 16 करो, 100 से ये 100 कैंसिल आउट होगा, ये 0 से दोस्तों ये 0 हो जाएगा। 16 करेंगे 5 3 15, ठीक है। ये हो जाएगा 15 आपके पास में, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 3 दूनी 6 प्लस ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अब 15 में से 6 घटाए कितने बचेंगे आपके पास में, 9 बचेगा। 9 बटे 2 मतलब 4.5। x का वैल्यू दोस्तों आ जाएगा 4.5। इसका मतलब आपको 4.5 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा कि 50% दूध से 20% दूध बनाने के लिए। मतलब दूध का क्वांटिटी तो सेम रहेगा लेकिन कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है। आप ये बात समझ रहे होंगे, ठीक है। बढ़ता हूं मैं दोस्तों, मैं आगे। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया। चलो ये क्वेश्चन करो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप करके बता दो। छोटा सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, एक लाइन का क्वेश्चन है,
आप करके बताओ, फिर हम करके बताएंगे। करो यार इसको। करके बताओ, देख लो आपका कैलकुलेशन कैसा है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आप मुझे बता दो कैसा आप कैलकुलेशन कर रहे हैं इसका। ठीक है, अब सुन लो मेरी बात, बेसिक से बात है दोस्तों, मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। 2 आदमी और 3 महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 आदमी और 3 महिलाएं काम को 8 दिनों में करते हैं। कर सकते हैं किसी काम को 4 आदमी और 6 महिलाएं काम को कितने दिनों में करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये प्रोसेस देखना है, यहाँ पे ये चीज देखना है कि इसमें क्या हो रहा है। 2 आदमी से 4 आदमी हो रहे हैं और 3 महिलाएं से 6 महिलाएं हो रही है, मतलब दोनों तरफ 2 टाइम हो रहा है। ठीक है, मतलब दोनों तरफ मतलब दोनों में, यहाँ पे इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। बोलो ये बात समझ में आपको। तो नंबर ऑफ वर्कर या व्यक्ति जब बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर समय कम होगा, मतलब आपने यदि लोगों को डबल करा है तो समय हो जाएगा 8/2। तो 8/2 मतलब दोस्तों 4 दिन, ये मैंने एग्जाम्पल बताया आपको। यदि आपने व्यक्तियों की संख्या डबल करी है तो समय हाफ होगा, और व्यक्तियों की संख्या को यदि आपने 3 गुना कर दिया तो समय में 3 का डिवाइड लगेगा। अब यदि मैंने आपसे ऐसा कह दिया, ठीक है, 8 आदमी और 12 महिलाएं काम को 3 दिनों में कर सकते हैं। अब इसको मैंने आधा कर दिया, यहाँ पे 4 आदमी और 6 महिलाएं, मैंने आपसे पूछा कितना समय लगेगा। तो जब यहाँ पे आधा कर रहे हैं आप, मतलब 2 का डिवाइड लग रहा है, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 कितना होगा 6। तो यहाँ पर ये प्रोसेस आपको समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर यदि डबल हो रहा है तो समय आधा होगा, और इधर यदि आधा हो रहा है तो समय डबल होगा। ये कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क में, यदि आपको पता होगा। ठीक है, अब दोस्तों इसी पैटर्न पे पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक लाइन में बताता हूँ। देखो 4 आदमी और 16 लड़के काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 6 दिनों में। तो पूछा है 6 आदमी और 24 लड़के काम को कितने समय में करेंगे। मुझे एक बात समझ में आ रहा है कि 4 आदमी से 6 आदमी जब हो रहे हैं तो 4 आदमी से 6 आदमी, तो ये हो रहा है दोस्तों 3/2। 4 में यदि 3/2 करके देख लो आप, तो 2 से कटेगा 2 बार, और 2 3 6, ये 6 आदमी आ गया। बोला आ गया समझ में। इसी प्रकार 16 में यदि दोस्तों 2/3 कर 3/2 कर दो, तो 2 से कटेगा ये 8 बार, और 8 3 कितना होगा 24, 24 लड़के आ गए। मतलब एक बात तो आपको समझ में आ गया, 4 आदमी और 16 लड़के काम को 6 दिनों में करते हैं, तो 6 आदमी और 24 लड़के, यहाँ पर 3/2 टाइम हो रहा है। अब 3/2 टाइम हो रहा है तो समय 2/3 होगा। तो 6 का 2/3 आप कर दो, 6 का आप 2/3 कर दो, जो 6 का 2/3 होगा दोस्तों वही आपका आंसर है। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये 4 आपका आंसर। कोई आपको एफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं है, कोई बेसिक्स करने की जरूरत नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन आपका यू हो जाएगा। बात क्लियर। ठीक है, तो दोस्तों इसको नोट कर लेंगे, बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करके बताओ यार, ये फिर है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। ठीक है, बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स से, करके बताओ इसको जरा। एक डिब्बे में 1 दर्जन आम है। 1 दर्जन आम का मतलब 12 आम है, और जिसमें से 1/3 खराब हो गए। तो खराब कितने हैं दोस्तों, 12 का 1/3 करो तो 4 हो जाएगा। तो खराब वस्तु 12 का 1/3 कितना होगा 4, 4 वस्तु खराब है, 4 वस्तु ये खराब है। बात क्लियर। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि डिब्बे में से रेंडमली आपको 3 आम निकालने हैं। अब 3 आम निकालने हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि निकाले गए तीनों में से कोई एक आम अच्छा हो। बात समझ में आ रहा है आपको। तो हम ऑल बेड प्रोबेबिलिटी निकाल लेते पहले, ऑल बेड प्रोबेबिलिटी, और एक में से घटा देंगे तो एटलीस्ट 1 गुड प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो यार मुझे एक बात बताओ कि कितने आम है टोटल। तो आप कहेंगे सर आम तो यहाँ पे 12 आम है, 1 दर्जन। तो 12 में से दोस्तों आपको कितने आम लेने हैं, 3 आम लेने हैं।
ठीक है, 3 आम निकालने हैं आपको, बोला है 3 आम, तो ये होगा टोटल प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं हम टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन दोस्तों बेड कितनी है, खराब कितनी है, 4, तो 4 में से दोस्तों 3 आम आप लेंगे, 4 में से 3 जो सेलेक्ट होंगे वो होंगी ऑल बेड वाली प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बनने का कैसे है, ये हो जाएगा दोस्तों टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कितने हैं 12C3, और फेवरेबल आउटकम कितने हैं, फेवरेबल आउटकम मतलब ऑल बेड वाले तो 4C3। बोले ये बात समझ में आया आपको, ये हो जाएगा ऑल बेड मतलब सभी खराब प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करेंगे दोस्तों, अभी मैंने बताया था 4 फैक्टोरियल होगा, और 4 में 3 घटाएंगे 1 फैक्टोरियल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 फैक्टोरियल जैसे के वैसे लिखो। यहाँ पर 12 में 12 फैक्टोरियल जैसे के वैसे हो जाएगा आपके पास में। ठीक, और यहाँ पर कितना है, 12 में 3 घटाओगे 9 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल जैसे के वैसे। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो ये कितना होगा दोस्तों, इसको जरा सॉल्व कर देता हूँ, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और डिवाइड में ये हो जाएगा कितना आपके पास में 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ऊपर का आंसर मेरा 4 आ जाएगा। इसका 12 फैक्टोरियल को लिखेंगे दोस्तों, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 9 फैक्टोरियल जैसे कि वैसे 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 इंटू 2, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना होगा 12, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू 11 इंटू 10। ठीक है, अब ये कट जाएगा आपके में 2 से 2 बार, और 2 से कटेगा दोस्तों 5 बार, तो 1/55, 1/55 दोस्तों वो प्रोबेबिलिटी होंगी, 1/55 वो प्रोबेबिलिटी होंगी जिसमें ऑल बेड वस्तु की होंगी, लेकिन एटलीस्ट 1 गुड बोला है, तो टोटल आपके पास में होता है दोस्तों 1। ठीक, तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा एटलीस्ट 1 गुड थिंग या 1 गुड मैंगो। ठीक है, 1 माइनस 1/55, तो 55 और 1 घटाओगे 54, तो 54 डिवाइड बाय 55। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लेंगे एक बार प्रॉपर तरीके से, कोई भी डाउट हो दोस्तों बताएं, हम आपको पूरा डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों बढ़ता हूं मैं आगे बिना टाइम वेस्ट किए, उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन आप करके बता दो मेरे भाई, जरा करके बताओ क्वेश्चन को। कमेंट करके बताओ आपको क्या प्रॉपर समझ में आ रहा है, और प्रॉपर मेरी आवाज आ रही है क्या। ठीक है, प्रॉपर आप समझ पा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 स्थान है दोस्तों ए और बी, 2 स्थान है ए और बी, ए और बी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी का रेशो दिया है आपको, और ये रेशो दिया है मेरे भैया 3:5, 3:5। ए और बी, और एक पॉइंट दोस्तों सी है, 3 पॉइंट है। ए और बी, बी और सी, इनका रेशो दिया है 3:5। बोले ये बात समझ में आ गया आपको। और क्वेश्चन में लिखा है कि एक व्यक्ति ए से बी चल रहा है x किलोमीटर पर आवर से, और बी से सी चल रहा है दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति आवर से। तो पूरी यात्रा में उनकी जो एवरेज स्पीड बन रहा है, एवरेज स्पीड दोस्तों 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे बोला x - 10 का मान क्या होगा, पहले x का वैल्यू निकालो दोस्तों, क्या आएगा आपका। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल समय। टोटल समय ये होता है एवरेज स्पीड। तो 40 को तो मैं जैसे कि वैसे लिख लूंगा। ठीक है, या फिर मुझे एक बात बताओ, टोटल समय का यदि 40 में मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस से भी होता है दोस्तों इस एवरेज मल्टीप्लाई समय, एवरेज मल्टीप्लाई समय। तो इस एवरेज में मैं समय का मल्टीप्लाई कर देता हूं, और समय कितना है 3 यूनिट इस स्पीड से, तो 3/x होगा। 5 यूनिट 50 से, तो 5/50 मतलब 1/10 आ जाएगा। ठीक, और बराबर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों 8। 5 और 3 कितना होगा 8, 8 से कटेगा कितने बार ये 5 बार। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में, ये 5 को इधर ले आओ तो एक बार कटा है 8 5 40, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3/x प्लस 1/10 बराबर हो जाएगा ये 1/5, 1/5 आ जाएगा। बात क्लियर। इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं 3/x
और बराबर 1/5 माइनस 1/10। इनका एलसीएम होगा दोस्तों 10, 5 दूनी 10 और 10 एक 10, तो 1/10 आएगा, तो 3/x आ गया। तो ये आ जाएगा दोस्तों 30 किलोमीटर पर आवर। तो x का वैल्यू आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड आ गया। क्वेश्चन में आपसे जो पूछा है रेशियो पूछा है। अब रेशियो के लिए दोस्तों यहाँ पे हम वैल्यू रख दो, ठीक है। ये आपको दिए x का मान आपने कितना निकाला 30, 30 में से दोस्तों 10 घटाएंगे तो 20 आएगा, और 30 और 1 कितना होगा 31, तो ये आ जाएगा 20:31। तो 20:31 दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है। तो बताओ यहां तक कि किसी प्रकार का कोई डाउट है आपको? ठीक है, प्रॉपर समझ में आ रहा है, बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं दोस्तों, जीरो लेवल से एक एक चीज आपको ध्यान रखते हुए एक एक चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलो बढ़ता हूं मैं आगे। अब अगला क्वेश्चन बताओ दोस्तों, ये क्वेश्चन करके बताओ, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में क्या आ रहा है। एक व्यक्ति 480 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। कुछ दूरी एरोप्लेन से और कुछ दूरी वो रेलगाड़ी से। यदि वो पूरी यात्रा एरोप्लेन से करता तो रेलगाड़ी से यात्रा करने में लगने वाले समय का 4/5 भाग बचा लेता, तो अपने डेस्टिनेशन पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता। तो रेलगाड़ी से यात्रा करने में उसने कितनी दूरी तय करी? रेलगाड़ी से कितनी दूरी तय करी, एरोप्लेन से कितनी दूरी तय करी, आप सब पता कर सकते हैं, ठीक है। होगा कैसे दोस्तों, इस बात को जरा समझेंगे, डिटेल में बताता हूं मैं, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। क्वेश्चन में जैसा जैसा कहा है वैसा करो। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 480 किलोमीटर की दूरी चलता है, 480 किलोमीटर की दूरी चलता है, कितने घंटे में चल रहा है ये? 4 घंटे में, ठीक। पूरा समय लग रहा है दोस्तों इसको 4 आवर, लेकिन वो तब लग रहा है जब कुछ दूरी उसने एरोप्लेन से चला, कुछ दूरी उसने एरोप्लेन से चला, और कुछ दूरी उसने ट्रेन से चला, कुछ दूरी ट्रेन से चला। बोलो ये बात समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि उसने पूरी यात्रा एरोप्लेन से तय की होती तो रेलगाड़ी से यात्रा करने में लगने वाले समय का 4/5 भाग बच जाता, और साथ में 2 घंटे पहले पहुंचता। ये बात बोला है, 2 घंटे पहले पहुंच रहा है, मतलब 4 घंटे उसको लग रहे हैं। पूरी यात्रा वो 480 एरोप्लेन से चल ले तो 2 घंटे बच जाएंगे, इसका मतलब उसको 2 ही घंटे लगेंगे। तो स्पीड फॉर एरोप्लेन मैंने निकाल लिया, स्पीड फॉर एरोप्लेन निकाल लिया 480/2, और 480/2 कितना होगा? 240 किलोमीटर प्रति आवर। बोलो ये बात समझ में आया आपको? 240 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ एरोप्लेन आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है कि रेलगाड़ी से यात्रा करने में जो लगने वाला समय है वो 4/5 भाग बच जाता, ट्रेन से जो समय लग रहा है उसका 4/5 भाग बच जाता। तो यार 4 घंटे लग रहे थे, अब 2 घंटे लग रहे हैं, तो बचे कितने? मतलब 2 घंटे पहले पहुंच रहे हैं ना, तो बचे कितने? 2 घंटे। अब 2 घंटे दोस्तों यहाँ पे रखो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। 5 इधर आएगा, 5/2 मतलब 2.5, तो समय आ जाएगा दोस्तों ट्रेन का, ट्रेन का समय आ जाएगा कितने घंटे? 2.5 घंटे। 2.5 आवर ट्रेन को लग रहे हैं। यहां से यहां तक दोस्तों 4 घंटे लग रहे हैं, 2.5 घंटे तो ट्रेन ने ले लिए, तो बचा कितना? 1.5 आवर, 1.5 घंटा। तो समय फॉर एरोप्लेन, एरोप्लेन इसको लग रहा है दोस्तों 1.5 घंटा, 1.5 घंटा मतलब 1.5। बोले ये बात समझ में आया? और ट्रेन सॉरी एरोप्लेन यदि यहां से यहां तक ये 1.5 आवर चले और स्पीड कितनी है? 240, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन ये आ जाएगा दोस्तों 240 मल्टीप्लाई 1.5, 1.5 का मतलब 3/2, 2 से कटेगा दोस्तों 120 और 12 3 36। इसका मतलब मुझे ये पूछा होता कि एरोप्लेन से कितना दूरी चला, तो मैं 360 किलोमीटर आंसर देता, लेकिन मुझे एरोप्लेन से नहीं बोला, मुझे बोला रेलगाड़ी से कितना चला। तो 480 दो तो टोटल है, 360 को यदि आप हटा देते हैं तो 120 बचेगा, ठीक है। तो 120 बचेगा, तो 480 में से 360 यदि आप घटा देते हो तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपको दोस्तों 120 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लेवल है, ठीक है। ऐसे लेवल दोस्तों हम आपको लाइव जो भी मॉक टेस्ट होंगे, सारे मॉक टेस्ट हम आपको हर संडे टू संडे करवाएंगे दोस्तों। आज तो अलग डे हो रहा है, पर संडे टू संडे हम कराएंगे आपको
आप किसी भी ऐप का या किसी भी आप प्लेटफॉर्म का यदि मॉक टेस्ट देते हैं, लाइव मॉक टेस्ट, तो आप कमेंट में मुझे बता दिया करेंगे कि आप किसका सॉल्व कराना है अगले संडे, ठीक है। संडे पर किसका कराना है, वलाय बोर्ड का लाइव टेस्ट बुक वगैरह, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनके आपको मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम आती है दोस्तों, वो मुझे कमेंट में कर दिया करें, ठीक है। या फिर मेरा दोस्तों एक व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज कर दिया करें, हम आपको चीज़ें बता देते हैं, ठीक है। 9165963543, इस नंबर पे दोस्तों आप व्हाट्सअप कर देंगे कि कौन सा आपको टेस्ट पढ़ना है, कौन से टेस्ट का एनालिसिस देखना है। या फिर दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, सागर यादव मैथ्स। लेटेस्ट क्वेश्चन की आपको पीडीएफ भी मिलेंगी, और आपको सारे जो टेस्ट होते रहेंगे जो भी प्लेटफॉर्म के, वो आपको मैं सॉल्व कराते जाऊंगा, ठीक है। कोई भी डाउट रही चीज़ें तो आप आपसे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के अब लाइव टेस्ट के साथ अगले किसी संडे हम करेंगे, ठीक है सर।